हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो होने वाली है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन शॉट। काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि मैं बहुत जल्द 1 अप्रैल से 11 डेज प्लेज लेके आ रहा हूं, जिसमें आपका अकाउंट्स इको बिजनेस की लाइव क्लासेस होंगी और उसमें यह कराया जाएगा जो बोर्ड में आपके आता है, जो बोर्ड के लिए आपके इंपोर्टेंट है, वो चीज उसमें कराई जाएगी उस 11 डेज प्लेज में। जो बच्चे उसमें एनरोल करना चाहते हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, जिसकी फीस सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, 700 रुपीज ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़े ही प्यार से, आराम से चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके बैठ जाना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाएगा ना कि शादी के बाद भी याद रहेगा। अरे सर ऐसा क्यों? शादी के बाद बेटा घर वाले याद नहीं रहते, तब भी ये चैप्टर याद रहेगा, इसलिए कह रहा हूं। जोक्स अपार्ट, चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो या तो आपको इनफ्लो यानी कि पैसे का आना, जिसको हम कहते हैं इनफ्लो, और या पैसों का जाना यानी कि आउटफ्लो, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या सर? अकाउंटिंग पीरियड कह सकते हो, है ना। तो आपको क्या होता है, एक वर्ड आता है यहां पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, उस बैलेंस शीट में ये एक टर्म होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2 ईयर का दे रखा होगा आपको, 2016 और 2017। मान लो 2016 में दे रखा है 20,000 और 2017 में दे रखा है 40,000। ये 20,000 से 40,000 हो गया, इसका रीजन क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 से 40,000 हो गया, उसका रीजन क्या है? उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उस रीजन तक पहुंचने के लिए जो इंपोर्टेंट टर्म्स हैं वो पहले समझ लीजिए। यहां पर 2 टर्म है, एक कैश है और एक है कैश इक्विवेलेंट। तो पहले कैश में क्या क्या आता है और कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन से टर्म्स आते हैं वो आप समझ लें अच्छे से। जहां पर बात करी जाए कैश की, तो कैश में हमारा पास आता है कैश इन हैंड, या आपकी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो बैंक में करी जाती है और ये डिपॉजिट हमारी डिमांड पर पेड होती है। और कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं? कैश इक्विवेलेंट में आपके कौन कौन से टर्म्स होते हैं? वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड ले लो, कैश एट बैंक ले लो, ठीक। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या करेंट इन्वेस्टमेंट, या चेक, या ड्राफ्ट ऑन हैंड। अच्छे से लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चेक, ड्राफ्ट ऑन डिमांड, ये सारी चीजें हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और इनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट करते हैं। वो जो कि हम आगे सीखेंगे तब क्लियर होगा।
तो ये टर्म क्लियर होने के बाद हमें समझ में आया सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसका डिफरेंस पता करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिस स्टेटमेंट को कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटी होती हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस आपको एक चीज देखनी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं, उन चीजों को आपको देखना है। ठीक, 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका वो होता है नेट प्रॉफिट को निकालना। यानी कि आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप पीछे ही तो जा रहे हो। जी हां सर। तो जहां जहां पैसा आपका जाना है या जाएगा, या कुछ पैसा आपने रिजर्व में डाल रखा है, कुछ पैसा आपको अगली साल पेड करना है लेकिन अभी से आपने पेमेंट में डाल रखा है, उस पैसे को काट कर आपका आया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अब आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट होगा तभी तो चार्ज होता है एक तरीके से। तो अब इसमें आपको याद रखना है कि जो पहला स्टेप है सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला हमें बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस नाम से हेडिंग दी होती है, और नोट्स टू अकाउंट में हम देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट अगर हमें दे रखा है 1 या 2 या 3, तो उस नोट्स टू अकाउंट में हम जाते हैं और पहला डिफरेंस लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर दे रखा है तो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे, उसमें हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस यानी कि 2016 में कितना था और 17 में कितना है। एक तरीके से कह सकते हैं क्लोजिंग ईयर के बैलेंस को या करंट ईयर के बैलेंस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस से माइनस करते हैं, और अगर करंट ईयर के बैलेंस से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करके आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो ऐड होगा, और प्लस में नहीं आ रहा है तो वो हमारा क्या है, लॉस है, जो कि हमारा माइनस होता है। ये पहला स्टेप। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा, ट्रांसफर टू रिजर्व या जनरल रिजर्व। आपको यह ध्यान रखना है कि एक होता है आपका एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो यहां नहीं आएगा, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। वो हम जानेंगे बाद में कि उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जनरल रिजर्व को आप देखेंगे, और जनरल रिजर्व को देखने के बाद आप डिफरेंस लेंगे, 16 में कितना था और 17 में कितना है, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके यहां ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? 2 पॉइंट क्लियर है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस और जनरल रिजर्व का डिफरेंस। उसके बाद आपको एक विशेष ध्यान रखना है बात, वो है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है कि अगर आपने 2016 में कोई प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, तो वो किस ईयर में पेड किया जाएगा, 2017 में। और जो 2017 में बनाया है वो किस ईयर में पेड किया जाएगा, 2018 में। यानी कि जो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे अभी तो पेड करना नहीं है, अभी तो पेड करना नहीं है।
तो उसे हम क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स कब का सर, करेंट ईयर का। तीन चीज अभी यहां पर हमारी क्लियर हुई नेट प्रॉफिट में। एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस, एक हमारा रिजर्व का डिफरेंस, और प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर। इतना करने के बाद कुछ आते हैं आपके डिविडेंड, जैसे कि प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कभी भी आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाई देगी, या हो भी सकता है दिखाई दे। प्रपोज डिविडेंड हमेशा बैलेंस शीट के बाहर आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है, फॉर एग्जांपल 2016 का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 20,000, लेकिन ये डिविडेंड जब ही मिलेगा जब एनुअल जनरल मीटिंग में इसे अप्रूवल कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। यानी कि है तो ये अभी 2016 में, लेकिन पेड कब किया जाएगा सर, मीटिंग कब होती है, साल के एंड में होती है, 2017 में होती है, तभी पेड किया जाएगा। तो हम नेट प्रॉफिट को बनाते वक्त अगर प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। करेंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। चार चीजें दोबारा रिपीट कर लीजिए, नेट प्रॉफिट का डिफरेंस, रिजर्व का डिफरेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड करेंगे, और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। क्लियर है इतना? यस सर क्लियर है। उसके बाद आता है एक दूसरा डिविडेंड जिसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो पेड तो करेंट ईयर का किया जाता है, लेकिन ये जो आइटम होता है वो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट को कैलकुलेट करते वक्त इंटरिम डिविडेंड जो पेड किया है करेंट ईयर का, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई जो आपको ऐड करना है। और कभी कभी आपको रिफंड ऑफ टैक्स वगैरह भी दिया हो सकता है। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब आपने टैक्स पेड करा और टैक्स को पेड करते वक्त आपको कुछ रिबेट मिल गया या रिफंड मिल गया सरकार की तरफ से, तो उसको भी यहां पर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये इतना करने के बाद आपका आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जी सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 आता है हमारा एडजस्टमेंट्स का। स्टेप 2 आता है हमारा एडजस्टमेंट का। कौन सी एडजस्टमेंट, नन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नन कैश आइटम्स या नन ऑपरेटिंग आइटम। कौन कौन से होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, वो समझेंगे। देखो सबसे पहला हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जब हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे थे, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस को बना रहे थे और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे थे, तो कुछ खर्चे वहां माइनस किए नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए और कुछ इनकम ऐड करी नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए। उनसे कैश में कोई रिजल्ट नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा, ना ही आउटफ्लो होगा ना इनफ्लो होगा, लेकिन यहां पर इनका एक एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं सर, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब उनका ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझेंगे। सबसे पहला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे वहां पर एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और इससे हमारा जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो वापस से सही करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। दूसरा पॉइंट, एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट्स। जब इन एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, हमें खर्चा होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करी जाती है, नेट प्रॉफिट में माइनस होती है, तो यहां पर हमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे सर गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल की वैल्यू कम हो गई, या तो दे रखा है या आपको 2016 में कुछ था और 2017 में कुछ दे रखा है। 2016 में था 8,000, 2017 में हो गया 6,000, कम हो गई तो आएगी, कम नहीं हुई है, बड़ी है तो नहीं आएगी, याद रखना। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ऐड होती हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस करते वक्त ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट करी गई हैं और नेट प्रॉफिट में इनका इफेक्ट पड़ा था, माइनस हुआ था, तो वापस सही करने के लिए इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। थर्ड, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सर बैड डेब्ट्स क्या है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा था, जिससे आपके नेट प्रॉफिट पर असर पड़ा था, तो यहां सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको सर ऐड कर देंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। देन अगर आपने किसी फिक्स एसेट्स को सेल किया है और उसको सेल करते में आपको लॉस हुआ है, अगर आपने किसी फिक्स एसेट्स को सेल किया है और उसको सेल करते में लॉस हुआ है, तो ये क्या है सर, खर्चा हुआ, नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आएगा। लेकिन यहां कहां आएगा, यहां कहां आएगा बेटा, यहां हमारा इसे ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट एक्चुअल निकालने के लिए। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना बेटा, आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर इंटरेस्ट पेड करी है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर इंटरेस्ट पेड करी है, जैसे डिबेंचर्स की इंटरेस्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट, कैश क्रेडिट की इंटरेस्ट, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां तो ऐड कर देंगे और इसका ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी होगा, वो हम जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझेंगे तब बताएंगे। ये 5 आइटम के बाद एक आइटम और होता है जिसको ऐड किया जाता है, जो होते हैं हमारे प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, याद होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते थे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल, याद होगा, ऐड करते थे, एक्सपेंसेस में डालते थे, तो नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में ऐड होती हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट करा था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट पर असर पड़ा, नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। सर कुछ चीजें लेस भी तो करते होंगे जब ये चीजें ऐड कर रहे हैं, सर जब जाहिर सी बात है जो हमारे खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको ऐड कर रहे हैं, तो हम जो हमारे फायदे हैं उनको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कैसे होगा बेटा, कौन कौन सी चीजें, पॉइंट नंबर 1, अगर कोई एसेट को बेचा है और उसको बेचने पर आपको हुआ है फायदा, कहां जाएगा, लेस होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में।
अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है हमको, चाहे वो डिविडेंड की इंटरेस्ट हो या ऐसे ही इंटरेस्ट हो इन्वेस्टमेंट की, या रेंट रिसीव्ड हो, ये सब क्या होगी, लेस होगी। इसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी होगा, वो हम बात करेंगे कैसे कब। पहले ऑपरेटिंग क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रोविजन है जो एक्सेस है, बढ़ा है, तब वो लेस होगा। ठीक, इतना करने के बाद हम पहुंचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वन शॉट के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो की लिंक लगाऊंगा कि बोर्ड में कैश फ्लो से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा या आता है और आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आया? नहीं आया बेटा। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लेकिन वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले। तो वर्किंग कैपिटल तो आपको मालूम है क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अभी इसमें क्या करना बाकी है, अगर हमारी करंट एसेट्स में डिक्रीजमेंट आता है उसे क्या कर दो, ऐड कर दो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और अगर हमारी करंट लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट आता है तो क्या कर दो, ऐड कर दो। सर क्यों करेंगे डिक्रीज? फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉक था 40,000 रुपए का, अब स्टॉक रह गया 20,000 रुपए का। मुझे बताओ ये 20,000 का स्टॉक कहां गया, तेल लेने? अरे नहीं यार, तेल क्यों लेने गया, बेच दिया होगा ना। बेचा होगा तो पैसा आया होगा, जाहिर सी बात है, पैसा आएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये क्या हुआ, करंट एसेट्स डिक्रीज हुई ना। जी सर डिक्रीज हुई। ऐसे ही करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मान लो क्रेडिटर्स 30,000 के थे, अब हो गए 60,000 के। 30,000 बढ़ गए, यस सर बढ़ गए। पैसा आया होगा, यस सर ऐड करेंगे। लेकिन सर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेम ऐसे ही इसका जस्ट वाइस वर्सा, जो आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज होंगी उसे लेस करेंगे, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसे भी लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इतना करने पर आपको यह देखना है कि अगर हमें इनकम टैक्स पेड दे रखा है तो, या आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इतना करने पर आपको क्या करना है, ये देखना है कि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर प्लस में आ रहा है तो वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उसे लिखोगे आप नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ओके सर। तो यहां आपका हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे टेढ़ी एक्टिविटी और सबसे डिफिकल्ट एक्टिविटी आप इसी को कह सकते हो, है ना। चलिए सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आपकी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या होता है, परचेज होगा फिक्स एसेट्स का या सेल होगा फिक्स एसेट्स का, है ना।
तो अगर बात करी जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती, वो आपको ध्यान से समझनी है। आपने किसी फिक्स एसेट को सेल किया, पैसा आएगा, क्या होगा, वो ऐड होगा सर। ठीक। और आपने किसी फिक्स एसेट्स को परचेज किया सर, क्या होगा, वो लेस होगा। याद रखना, ये ऐड होगा और ये लेस होगा। अगर आपने कोई नन करेंट इन्वेस्टमेंट को, आपने किसी नन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, सेल ऑफ नन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्या होगा सर, ऐड होगा। और अगर आपने किसी नन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है, क्या होगा, लेस होगा। उसके बाद डिबेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई, शेयर्स पर कोई रिसीव्ड हुई, रेंट रिसीव्ड हुआ, ये सारी चीज हम कहां जाएगी, यहां पर ऐड करेंगे। ठीक। इतना करने पर आपका आएगा, आपको देखना है आंसर प्लस में है या माइनस में। प्लस में है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में है तो वो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब दिक्कत कहां आती है वो समझना। मान लीजिए 2016 में आपको फिक्स एसेट दे रखी है और 2017 में आपको फिक्स एसेट दे रखी है। 2016 में फिक्स एसेट्स है 40,000 और 2017 में फिक्स एसेट्स है 60,000 और कुछ भी नहीं दे रखा आपको। तो मुझे बताओ क्या हुआ, ये 40,000 से 60,000 कैसे हो गई होगी, 20,000 रुपए की सर हमने क्या कर ली, परचेज कर ली। यही उल्टा होता तो क्या कर दी होती, सेल कर दी होती। लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी दे रखा है तो हमें कुछ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। इन अकाउंट का बहुत महत्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो हम सीखेंगे कि ये अकाउंट कैसे बनते हैं। तो इसमें केस 1 ये होता है कि अगर आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दोनों सालों का नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फिक्स एसेट्स है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करी जा रही है और हमको एक फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। उसके बेसिस पे फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है, आई होप आपको फिक्स एसेट तो पता होंगी ना कौन कौन सी होती है। इतने तो होशियार होंगे, प्लांट मशीनरी या मशीनरी जो भी। नन करेंट इन्वेस्टमेंट तक का अकाउंट बनेगा बेटा, याद रखना। ठीक है। अब यहां क्या होता है, यहां आपका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, यानी कि मान लो 2 ईयर दे रखे हैं 2016 और 2017, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा उसको हम डालेंगे यहां टू बैलेंस बीडी, यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रीवियस ईयर। और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा, यहां पापा लिख दूं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा उसे हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, करंट ईयर। उसके बाद हमें देखना है कि कहीं क्वेश्चन में करंट ईयर का डेप्रीशिएशन दे रखा है या नहीं, किस पर, फिक्स एसेट्स पर, तो उसे हम कहां डालेंगे, बाय डेप्रीशिएशन। क्या ये फिक्स एसेट सेल करी है, क्या करी होगी, तो बाय बैंक के नाम से जितने की सेल करी, और सेल करने पर अगर लॉस हुआ तो बाय स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सेल करने पर प्रॉफिट हुआ तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग जगह होना है। अगर प्रॉफिट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट वाले में लेस होगा, लॉस हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट वाले में ऐड होगा, डेब्ट कहां जाएगा एडजस्टमेंट में ऐड होगा, सेल कहां जाएगी इन्वेस्टिंग में। अब हमें देखना है कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है या डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट साइड में जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको डालेंगे टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, और इस अमाउंट को हम कहां डालेंगे सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा एक अकाउंट जिसको हमने कहा फिक्स एसेट्स अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स एसेट्स के साथ, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स एसेट्स के साथ दोनों ईयर का, तो उस केस में हमको फिक्स एसेट्स के साथ साथ एक अकाउंट और बनाना पड़ता है करेंट ईयर की कैलकुलेशन करने के लिए, करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हमारे फिक्स एसेट्स का जस्ट उल्टा बनता है। कैसे सर, अभी हम जानेंगे। ये डीआर सीआर पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो, उसका जो करेंट ईयर का बैलेंस होगा वो जाएगा यहां टू बैलेंस सीडी करेंट ईयर बैलेंस, और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा वो जाएगा यहां बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप। करेंट ईयर का जो बैलेंस जाएगा वो यहां, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा वो यहां। उसके बाद आपको ये देखना है कि कहीं एडजस्टमेंट में कोई आपको डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा उस मशीन पर। किस मशीन पर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन, उसे डालेंगे हम यहां जिस एसेट्स पर लगा है उसके नाम से। जैसे मशीन पर लगा है तो टू मशीन, और जाहिर सी बात है डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो क्रेडिट साइड में वो किस नाम से आएगा? बाय डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन कौन सी निकली सर? करेंट ईयर की, बैलेंस करके। सर अगर डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो बाय डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा, और यहां टू में आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? ये दो अकाउंट तो होते हैं मेन, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा अकाउंट भी बनता है किसी किसी केस में। वो केस क्या होता है सर? जब आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों सालों का दे रखा है, 2016 का भी और 2017 का भी, और एडजस्टमेंट में आपको इनकम टैक्स पेड दे रखा है या प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, उस केस में तो यहां पर आपको एडिशनल में आपको इनकम टैक्स पेड दे रखा है या प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है, उस केस में हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। क्या बनाते हैं सर? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ये कैसे बनता है?
DR CR, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उसे डालेंगे यहां पर टू बैलेंस CD, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दे होगा उसे डालेंगे यहां। उसके बाद देखना है आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दे रखा है या दे रखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग ईयर। अगर इनकम टैक्स पेड दे रखा है तो उसे डालेंगे डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से, और इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, और यहां जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस किस नाम से आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये क्या है सर, ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, और ये कहां जाएगा, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त इसको ऐड कर देंगे। सर क्या होता अगर हमें ये दे रखा होता प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारा जो बैलेंस आता वो क्या आता, वो आता इनकम टैक्स पेड। और इनकम टैक्स पेड कहां जाता, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये तो थे 3 अकाउंट मेन जो बनते हैं, इनको आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई हमारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई हमारी, तीसरी एक्टिविटी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि हम मार्केट से जो पैसा उठाते हैं वो कहां कहां से उठाते हैं, तो वो या तो हमने शेयर इशू करे वहां से लिए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा कहां कहां से आता है, या तो आप शेयर इशू करोगे, या हो सकता है आपने शेयर का रिडेम्पशन कर दिया हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर दिया हो। सर कैसे पहचानेंगे शेयर इशू करे हैं या पेमेंट किया है, आपको देखो मैं सारी चीजें ईयर बाय ईयर लेके समझाऊंगा। 2016 और 2017 आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं 16 में 40,000 के, और 17 में दे रखे हैं 80,000 के। शेयर्स बढ़ गए या नहीं, यस सर बढ़ गए। 40,000 के हमने शेयर क्या करे होंगे, इशू करे होंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। यही उल्टा होता है, 1,40,000 से कितने हो गए 80,000, यानी कि 60,000 शेयर्स होल्डर का हमने रिडेम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, क्या करते, लेस करते, यस सर लेस करते। अब इतना तो आपने पढ़ा है कि शेयर हो सकता है कभी कभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर या प्रीमियम पर इशू करते हैं, या अंडर राइटिंग कमीशन होती है। अगर प्रीमियम पर करते हैं तो प्रीमियम ही हमारे लिए बेनिफिट है, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उस शेयर के साथ जिस शेयर को प्रीमियम पर इशू करा है फेस वैल्यू के साथ। ठीक, ऐसे ही डिबेंचर्स, मान लो डिबेंचर्स 1,40,000 के थे, अब हो गए 80,000 के, यानी कि आपने डिबेंचर्स का क्या किया, पेमेंट किया, लेस करेंगे। यही वो वाला फंडा होता, डिबेंचर्स पहले 40,000 के थे, अब हो गए 80,000 के, तो आपने 40,000 का कर्जा और ले लिया, 40,000 के डिबेंचर और ले लिए, क्या करते, ऐड करते। ये सारी बात क्लियर है, यस सर। आपने डिविडेंड का पेमेंट किया, आपने लोन का या डिबेंचर की इंटरेस्ट का पेमेंट किया, आपने कोई प्रीमियम पेड किया, आपने कोई लोन रीपेमेंट किया, या बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू में डिक्रीजमेंट आया, इसका मतलब आपने पेमेंट किया, और इंक्रीजमेंट आया यानी कि आपके पास आया। डिक्रीजमेंट वाले केस में लेस करेंगे और इंक्रीजमेंट वाले केस में ऐड करेंगे। आप पे कॉल्स इन एरियर की इंटरेस्ट रिसीव हुई, आपने ब्रोकरेज या अंडर राइटर कमीशन पेड करी, ये सारी चीजें लेस होंगी और ऐड होंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सर डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी देनी है, डिबेंचर्स हमेशा प्रीवियस ईयर पर ही तो पेड किया जाएगा इंटरेस्ट, और डिबेंचर्स की जो इंटरेस्ट होती है मेनली डिबेंचर के साथ इशू रहती है। कभी कभी आपसे कहता है कि न्यू जो डिबेंचर हुए हैं, जो करे हैं, उनकी डेट दे रखी होती है कि 30 अगस्त को करे हैं, 1 अगस्त को किए हैं, अक्टूबर में किए हैं, उस केस में हमें मंथली वाइज निकालना पड़ता है।
इंटरेस्ट। तो यहां करने पर आपकी तीनों एक्टिविटी के अमाउंट आ जाएंगे, ऑपरेटिंग के भी, इन्वेस्टिंग के भी और फाइनेंसिंग के भी। ऑपरेटिंग को आप मान लोगे ए, इन्वेस्टिंग को मान लोगे बी और फाइनेंसिंग को मान लोगे सी। इन तीनों को ऐड करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसके प्रीवियस ईयर से यानी कि बिगनिंग वाले ईयर से इस अमाउंट को क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर आपका अमाउंट सेम जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का करेंट ईयर का बैलेंस है या 17-16 है तो 17 का बैलेंस है उसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन शॉट वीडियो यहां खत्म होता है। आई होप, उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस नहीं होता है या अभी भी कोई डाउट रह जाते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर आप मुझसे इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों।